बात This कर सकते हैं, conference will now be ऐसा recorded. फजूल की बात नहीं कर सकते हम लोग, सारे लोग सुनेंगे उसको, ठीक है। सो कम टू द टॉपिक, हम लोग आज का टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया है कि वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द एक्सेल, हम लोग ऑलमोस्ट एक्सेल के एंड पोजीशन पे चले गए हैं। तो हमारा कुछ स्मॉल टॉपिक्स है, माइट भी अगर आज का टॉपिक और नेक्स्ट डे टॉपिक पूरा ठीक ठाक कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे हमारा एक्सेल कंप्लीट भी हो जाएगा, बट देखते हैं कितना हो पाता है, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक क्या है, हम लोग लिखते हैं उसको, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो आज का टॉपिक हमारा है, फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा एरे फंक्शन। एरे फंक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आप लोग का इज ब्लैंक फंक्शन। उसका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इफ एरर फंक्शन। देन इफ एरर के बाद नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा क्विक एनालिसिस, और उसके बाद हो जाएगा स्पार्क लाइन। तो ये सारा टॉपिक जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लो। कर लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हेलो सर। यस सर। सर लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी में भी देखो ना, वहां पे प्रिंट स्क्रीन बोलकर एक की होता है, हाँ बैकस्पेस बटन सर। होता है ना, बैकस्पेस के ऊपर देखो प्रिंट स्क्रीन बोलकर एक की होता है। हाँ वो तो तो उसको है। प्रिंट, हाँ प्रिंट स्क्रीन ले लो, और प्रिंट स्क्रीन लेकर के उसको वर्ड में पेस्ट कर लो। अच्छा, पर सर नहीं हो रहा है, वो दबाने से नहीं स्क्रीनशॉट लिया जा रहा। अभी स्क्रीन है ना आपका, कुछ भी है तो हाँ जस्ट प्रिंट स्क्रीन जो बटन है उसमें एक बार प्रेस करो, एक बार प्रेस करो। अच्छा। प्रेस किया? सर 1 सेकेंड, ये मेरे को निकालना पड़ेगा, 1 सेकेंड सर। निकालो, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा बाकी सब लोग नोट डाउन कर लिए? हेलो कुंदन, यस श्वेता, सर, हो गया। चलो यस सर। ले लो। अब ले लिया? ये डेटा देखकर कुछ याद आ रहा है आप लोग को? ये डेटा आप लोग का कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? देखो तो। चार्ट क्लास जो कर रहे थे हम लोग सर जो उससे। लास्ट क्लास किए थे वही वाला। लास्ट क्लास वाला तो नहीं है ये, लास्ट सर क्लास में चार्ट हमने क्या से स्टार्ट किए थे, कॉलम चार्ट, बार चार्ट चार्ट, जो वो वाला। किए थे उसका टॉपिक है, यस। चार्ट जो हम लोग किए थे उसका टॉपिक है ये, वेरी गुड। चलो ये जो डेटा हमारा है ना, सेल्समैन Q1, Q2, Q3, Q4, इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके यही डेटा को और 4 टाइम पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद और 4 टाइम पेस्ट करते हैं। तो 3, 4, 5। तो
एक ही डेटा को हमने 5 टाइम पेस्ट किया, 5 टाइम कॉपी पेस्ट कर लिया, मतलब अब ये टोटल 5 डेटा है, एक ही डेटा। क्लियर है? यस सर। सो हमने यहाँ पे आप लोग को टॉपिक दिया है एरे फंक्शन, इज ब्लैंक फंक्शन, इफ एरर फंक्शन, क्विक एनालिसिस और स्पार्कलाइन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विक एनालिसिस से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विक एनालिसिस से। क्विक वर्ड से क्या समझ में आता हम लोग को? जल्दी, फास्ट। जल्दी, फास्ट। ओके। एनालिसिस से मतलब एनालाइज करना, डेटा को जजमेंट करना, डेटा से रिपोर्ट बनाना। तो क्विक एनालिसिस का मतलब होता है क्विकली हम हमारा डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये डेटा को लेकर तो हम लोगों ने चार्ट भी बनाया, कॉलम चार्ट बनाया, पाई चार्ट बनाया, लाइन चार्ट बनाया, बार चार्ट बनाया, इतना सारा टाइप का रिपोर्ट हमने बनाया। बट जब हमने ये डेटा को लेकर कोई चार्ट या कुछ बनाया ना, उस समय क्या हुआ कि हमें चार्ट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर हम लोग चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए एक्सेल का। बट अभी प्रॉब्लम क्या हमारा, अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास हो सकता है कि एक्सेल का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। ऐसा है कि एक्सेल का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है हमारे पास, या फिर एक्सेल का नॉलेज है भी तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसको लेकर बड़ा सा हेल्दी सा कोई रिपोर्ट हम बना करके मैनेजमेंट को दें। तो हमें क्विक और फास्ट वे में इस डेटा को एनालाइज करना है। तो एक सिंपल कंसेप्ट के थ्रू, सिंपल टर्म के थ्रू क्विकली हम क्या क्या रिपोर्ट बना सकते हैं और किस तरह से ये डेटा को बेटर वे में एनालाइज कर सकते हैं, वही चीज को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे ये आज का जो टॉपिक है क्विक एनालिसिस, इसको करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है क्विक एनालिसिस। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि क्विकली एंड फास्ट वे में हम हमारा ये डेटा को कितना अच्छा से एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अब क्विक एनालिसिस हम लोग को कहाँ पे मिलेगा भाई? तो चलो हम लोग ने ये डेटा को सेलेक्ट किया, स्क्रीन ठीक ठाक दिख रहा है आप लोग को? डेटा सेलेक्ट किया मैंने। यस सर, क्विकली दिख रहा है। तो जैसे ही आप लोग डेटा को सेलेक्ट करते हो ना, देखो बॉटम पे एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है। हम लोग डे 1 से एक्सेल जब करते हैं ना, तो जब भी डेटा को सेलेक्ट करते हैं इस तरह का ऑप्शन आता है, बट कभी हम लोग ने देखा नहीं अच्छे से, कभी यूज नहीं किया। क्या लिख कर आ रहा है वहां पे? क्विक एनालिसिस। क्विक एनालिसिस। एनालिसिस, जिसका शॉर्टकट दिख रहा है Ctrl+Q। तो आइदर आपको सेलेक्ट करने पे ये क्विक एनालिसिस मिलता है तो वेरी गुड, और नहीं मिलता है तो फिर Ctrl+Q करके आप उसको ला सकते हो। तो क्विक एनालिसिस में क्लिक करने से क्या होगा, तो जब आप यहाँ पे क्विक एनालिसिस में क्लिक करोगे तो देखोगे हम लोग उसके थ्रू बहुत कुछ कर पाएंगे। उसके थ्रू हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग का मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्विक एनालिसिस के थ्रू हम लोग चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, स्पार्कलाइन कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है ना, हम लोग ये क्विक एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। और मैंने क्या बोला कि आइदर हमारे पास एक्सेल का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इससे बड़ा सा हार्ड एंड फास्ट कोई रिपोर्ट बनाएंगे। तो चलो हम लोग क्विक एनालिसिस के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं देखो। तो अभी ये डेटा जो मैंने सेलेक्ट किया है वो देखो, अभी हमें नॉर्मल डेटा में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसका कैसा परफॉर्मेंस है। बट जैसे ही ये डेटा पे मैंने डेटा बार अप्लाई कर दिया, अब देखो तो क्या डेटा हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ सर। हम कितना समय लिए ये डेटा को एनालाइज करने के लिए? जस्ट एक डेटा बार ही तो अप्लाई किए, बट जब मैंने डेटा बार अप्लाई किया तो हमें हर एक का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे से दिखने लगा। हमें दिख रहा है कि दिबोजित जो है वो सेकेंड क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है, फर्स्ट क्वार्टर में खराब परफॉर्म किया है। प्रिया जो है
वो सेकेंड क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और थर्ड क्वार्टर में बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म किया है। हबीबा का लास्ट 2 क्वार्टर जो है वो खराब है। तो मैं यहाँ पे जस्ट ये डेटा बार अप्लाई करता हूं और हमें उसमें बहुत क्लियरली एक कंक्लूजन मिलता है। तो अगर इस तरह का कोई रिपोर्ट बनाना है तो हम लोग ये क्विक एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या कर सकते हैं? डेटा बार कर सकते हैं, कलर स्केल कर सकते हैं, आइकन सेट का यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन कर सकते हैं, टॉप 10 कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है वो हम लोग क्विक एनालिसिस का फॉर्मेटिंग से जाकर कर सकते हैं। तो चलो मैंने यहाँ पे जाकर बोला कि डेटा बार अप्लाई करते हैं। तो क्विकली हमने ये डेटा को एनालाइज कर लिया। तो ये डेटा को हमने ये जो क्विकली एनालाइज किया उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। चलो तो ये मैंने एक चीज करके दिखाया आप लोग को। ये करके दिखाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो सेकेंड पार्ट आता है वो क्या आता है। तो हमने हमारा डेटा को फिर से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने जाकर के बोला क्विक एनालिसिस। क्विक एनालिसिस में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन आता है हमारा है चार्ट, बट चार्ट को हम लोग एंड में देखेंगे। तो चलो थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं, टोटल। अब टोटल में आने के बाद ये क्या क्या कर सकता है तो देखो अच्छा से ये क्या क्या कर सकता है, कितना हेल्पफुल है ये। तो हमारा जो डेटा है वो क्या बोल रहा है कि ये 6 जो सेल्समैन है इन्होंने 4 अलग अलग क्वार्टर में सेल्स किया है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो हमें जानना है कि हर क्वार्टर में टोटल कंपनी का कितना सेल्स हुआ है, हर क्वार्टर में टोटल कितना सेल्स हुआ है कंपनी का। तो मैंने यहाँ पे जाकर टोटल में जाकर के सम लिया। देखो दिखा आप लोगों को, पहले क्वार्टर में हाँ, 32,900 का सेल्स हुआ, दूसरे क्वार्टर में हाँ, सर। 53,050 का सेल्स हुआ। तो ये तो हुआ कौन से क्वार्टर में कितना अमाउंट का हमने टोटल सेल्स किया है। अगर हमें जानना है कि कौन से क्वार्टर में कितना एवरेज सेल्स हुआ है तो ये लो एवरेज करके दिखा दिया, कौन से क्वार्टर में कितना सेल्स हुआ है ये एवरेज करके दिखा दिया। कौन से क्वार्टर में कितना टाइम सेल्स किया है तो ये लो काउंट करके दिखा दिया। कौन से क्वार्टर में कितना परसेंटेज सेल्स हुआ है तो ये लो परसेंटेज करके दिखा दिया। तो ये जो परसेंटेज आप यहाँ पे देख रहे हो ना, अगर ये चारों परसेंटेज को टोटल करोगे तो देखोगे 100% आ जाएगा। अगर ये 4% को आप टोटल करोगे तो देखोगे 100% आ जाएगा। अब 100% में क्वार्टर 1 में 22% का सेल हुआ है, क्वार्टर 2 में 35.52 का सेल हुआ है, क्वार्टर 3 में 19 का सेल हुआ है। तो मैनेजमेंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि क्वार्टर 2 में 35%, क्वार्टर 2 में 19%, ऐसा क्यों चेंजेस। तो ये करने के लिए हम लोग ये सारा रिपोर्ट बना सकते हैं, सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, क्वार्टर वाइज काउंटिंग कर सकते हैं, एवरेज वाइज क्वार्टर वाइज टोटल परसेंटेज कर सकते हैं, और एक आता है रनिंग टोटल। अब ये रनिंग टोटल क्या है भाई? रनिंग टोटल किसी को समझ में आ रहा है क्या? तो ये रनिंग टोटल क्या है, तो बात को समझो। देखो पहले देखो नॉर्मल टोटल देखो, फर्स्ट क्वार्टर में कितना सेल्स किया मैंने 32,900 का, सेकेंड क्वार्टर में 53,550 का। तो जब रनिंग टोटल करोगे ना तो फर्स्ट क्वार्टर का जो टोटल है 32,900 वो कंटिन्यू हो जाएगा सेकेंड क्वार्टर के साथ, और सेकेंड क्वार्टर के एंड में जो टोटल दिखेगा ना वो फर्स्ट सेकेंड दोनों क्वार्टर को मिलाकर दिखेगा। थर्ड क्वार्टर के एंड में जो दिखेगा वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को मिलाकर दिखेगा, और फोर्थ क्वार्टर का एंड में जो टोटल दिखेगा वो आपका पूरा 4 क्वार्टर को मिलाकर जितना सेल्स हुआ वो दिखेगा। तो टोटल हमारा सेल्स हुआ है 1,49,350 रुपीज का, जो एक एक करके हमको यहाँ पे ऐड करके दिखाया जा रहा है। देखे हो? तो हाँ, सम सर। किया मैंने, एवरेज किया, काउंट किया, Yes, sir. परसेंटेज किया और रनिंग टोटल किया। ये जो भी मैंने किया ये तो हमने क्वार्टर वाइज किया, क्वार्टरली कितना टोटल हुआ, कितना रनिंग टोटल हुआ ये किया। अगर यही काम मुझे क्वार्टर वाइज नहीं करके सेल्समैन वाइज करना है तो सेल्समैन वाइज किसने कितना सेल्स किया है, किसका कितना परसेंटेज है, तो उसी के बाद देखो राइट हैंड साइड में और भी ऑप्शन दिख रहा है। जो मैंने कॉलम वाइज किया वही सारा कुछ रो वाइज भी कर सकते हैं। देखो सेल्समैन वाइज टोटल कर लिया मैंने, सेल्समैन वाइज एवरेज कर लिया, किसने कितना एवरेज सेल्स किया है,
कौन कितने टाइम सेल्स किया है, किसने कितना परसेंटेज सेल्स किया है, रनिंग टोटल क्या है, तो ये सारा कुछ जो है हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सम, एवरेज, काउंट, परसेंटेज, रनिंग टोटल, देख रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये सारा कुछ जो है वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो ये मैंने यहाँ पे जाकर दिखाया। तो मैंने बोला कि सेल्समैन वाइज हमें टोटल सेल्स करना है, तो हमने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इतना कुछ वो हमारे लिए करके दे सकता है अगर हम वहाँ पे क्विक एनालिसिस का यूज करते हैं तो। देन और क्या कर सकता है हमारे लिए, तो हमने थर्ड वाला डेटा सेलेक्ट किया। थर्ड डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं क्विक एनालिसिस में गया। क्विक एनालिसिस में जाने के बाद मैंने देखा कि वहां पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चार्ट कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन हो गया वहां पे टेबल। तो आइदर आप ये डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो या पाइवट टेबल बना सकते हो। तो इस तरह का काम आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आइदर मैंने टेबल में कन्वर्ट किया या फिर पाइवट टेबल बनाना चाहा, तो मैंने बोला कि चलो इसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको वो टेबल में भी कन्वर्ट करके दिखा देगा। तो मैंने इसे टेबल में कन्वर्ट करके दिखा दिया। इस तरह से जाके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलो, अब जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूं वो हमारा क्विक एनालिसिस में भी मिलता है और अलग से भी टेबल का ऑप्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क लाइन। हम लोग कौन सा टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं? स्पार्क लाइन। तो ये स्पार्क लाइन जो हमारा है ये हम लोग को क्विक एनालिसिस में भी पार्ट मिलता है। देखो, क्विक एनालिसिस में अगर करना है तो स्पार्क लाइन कैसे करेंगे। मैंने डेटा सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्विक एनालिसिस में क्लिक किया, लास्ट ऑप्शन स्पार्क लाइन में क्लिक किया। तो जब मैंने यहाँ पे लाइन किया तो देखो वो स्पार्क लाइन बनाकर दे दिया, बट मैंने यहां से नहीं किया। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग को स्पार्क लाइन का यूज करना है ना, तो बेटर है कि हम लोग उसको इंसर्ट से जाकर करें, क्विक एनालिसिस से नहीं करें। तो मैंने पहले यहाँ पे लिखा स्पार्क लाइन। तो स्पार्क लाइन लिखने के बाद मैंने जाकर के इसे रेडी कर लिया। अब स्पार्क लाइन का मतलब क्या पता है कि हम लोग को यहाँ पे देखना है कि किसका परफॉर्मेंस कहाँ पे स्पार्क कर रहा है, कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे डाउन है। तो कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट हमने सीखा ना, वो तो पूरा डेटा को लेकर मैंने बनाया ना। यहाँ पे एक एक लोगों का चार्ट बनाना चाहते मैं देबोजीत के लिए सिर्फ लाइन चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो देखो कैसे होगा। तो मैंने देबोजीत के लिए एक स्पार्क लाइन बनाना चाहता हूँ, वहां पे कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद मैं जाता हूँ इंसर्ट में। तो इंसर्ट में देखो कि आप लोग को मिडिल का एरिया पे जाकर के एक ऑप्शन मिलेगा स्पार्क लाइन, दिख रहा है? स्पार्क लाइन बोलकर ऑप्शन। हाँ सर। हाँ सर। तो स्पार्क लाइन में आइदर आप कॉलम वाइज बना सकते हो, लाइन वाइज बना सकते हो, विन लॉस का एक सिचुएशन होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट में क्लिक किया ना, तो देखो वो लाइन चार्ट स्पार्क लाइन में लाइन ले लिया। अब वो बोल रहा है डेटा रेंज, किस कौन सा डेटा का स्पार्क लाइन बनाना चाहते हो आप। तो आपने बोला देबोजीत का क्वार्टर 1 2 3 4 का स्पार्क लाइन बनाना चाहते हैं। तो देख लो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वार्टर 1 2 3 4 सेलेक्ट किया देबोजीत का। सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही ओके करता हूं वो स्पार्क लाइन बनाकर दे दिया। बट ये जो स्पार्क लाइन बना ये सिर्फ देबोजीत का बना। अब इसे मैं ड्रैग करता हूं तो सबके लिए क्या स्पार्क लाइन बनाएगा? यस। हाँ सर। देखो तो इससे क्या सबका परफॉर्मेंस पता चल रहा है, कौन कब अप किया है, कौन कब डाउन किया है। समीर का देखो फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर बेटर है, सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर बेटर है, फिर फोर्थ क्वार्टर डाउन हो गया। प्रिया पहले खराब था, फिर अप किया, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ। तो यहां से जाकर के हमें इस तरह का परफॉर्मेंस जो है वो दिख रहा है। फिर से करता हूं, तो मैं अगर स्पार्क लाइन बनाना चाहता हूं तो अलग से कॉलम पे जाकर के मैं इंसर्ट में क्लिक करूंगा। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद लाइन। अब जहां से जहां तक का रेंज का हमें स्पार्क लाइन बनाना है वो मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया, तो स्पार्क लाइन बनकर आ गया। बनकर आने के बाद जब मैंने ड्रैग किया तो स्पार्क लाइन आ गया। अब जैसे ही स्पार्क लाइन आपने इंसर्ट किया है, आप ऊपर देखो डिजाइन बोलकर एक टैब आ गया।
डिजाइन बोलकर एक टैब आ गया। आने के बाद अब वहां पे दो चीज देखो, एक आ रहा है स्पार्कलाइन कलर। तो ये स्पार्कलाइन का जो कलर है ना, आप इसे चेंज कर सकते हो। आप स्पार्कलाइन का कलर कुछ भी कर सकते हो। आप ग्रीन कर सकते हो, देखो ग्रीन हो गया। आप स्पार्कलाइन का कलर रेड कर सकते हो, रेड हो गया। तो अगर कोई कलर चेंज करना चाहते हो स्पार्कलाइन का, तो आप रेड कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो। तो देखो मैंने स्पार्कलाइन का कलर चेंज कर दिया। अब ये चेंज करने के बाद मैं अगर बोल रहा हूं कि हर एक का हाईएस्ट सेल्स को हमें मार्क करना है, कौन से सेल्समैन ने कौन से क्वार्टर में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, ये हमें मार्क करना है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने ये स्पार्कलाइन ऑप्शन में क्लिक किया। थोड़ा सा मैं 1 मिनट, तो मैंने यहाँ पे जाकर के जैसे वैल्यू चेंज किया, स्पार्कलाइन भी चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे जाकर बोल रहा हूँ कि अगर मुझे हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट या कुछ मार्क करना है, तो देखो वहां पे स्पार्कलाइन कलर के पास ही हम लोग को मिलता है मार्कर कलर। दिख रहा है आप लोग को मार्कर कलर? हाँ सर। देखो वहां से जाकर आप हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट सबको मार्क कर सकते हो। तो आपने बोला मुझे हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करना है, तो हाईएस्ट पॉइंट ले लो भाई। कौन से कलर से मार्क करना है? ब्लैक कलर से, ब्लू कलर से, किसी भी कलर से मार्क करना है। तो आप यहाँ पे जब ले लोगे तो देखो वो मार्क कर दिया हर एक का हाईएस्ट पॉइंट। दिख रहा है? जैसा हम लोग को लाइन विथ मार्कर करते हैं ना, उसी तरह का आ गया। तो ये मैंने हाँ सर। स्पार्कलाइन बनाकर दिखाया। बट आप लोगों ने बोला कि सर मुझे लाइन चार्ट उतना समझ में नहीं आता है, अगर ये कॉलम चार्ट होगा ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो स्पार्कलाइन में मुझे कॉलम चार्ट भी मिलता है। तो फिर से मैंने क्या किया, इंसर्ट में क्लिक किया। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद मैंने स्पार्कलाइन में इस बार लाइन को नहीं लेकर के कॉलम को ले लिया। कॉलम को लेने के बाद जब मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, वो रेंज को लेकर वो एक कॉलम चार्ट बना देगा मुझे। देखो देख लो। तो अगर किसी को लाइन चार्ट नहीं समझ में आता है तो वो कॉलम चार्ट को लेकर काम कर सकता है। ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया सर। यस सर। और एक तरह का आ गया सर। और एक तरह का स्पार्कलाइन होता है जो विन लॉस का सिचुएशन होता है। ठीक है, विन लॉस का सिचुएशन जो है वो क्या है समझो। विन लॉस का सिचुएशन क्या है हम यहाँ पे बता रहे हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये बेस्ट सिचुएशन है। बड़े बड़े मार्केट में बहुत सारे शॉप होते हैं, कोई ओन होते हैं, कोई रेंटेड होते हैं, कोई अपना होता है जिसका रेंट नहीं देना पड़ता है, कोई ऐसा होता है जिसको रेंट देना पड़ता है 5000, 8000, 10,000 रुपीज हर महीने देना पड़ता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि आपका अपना खुद का ओन शोरूम है, तो आपका अभी लॉकडाउन पीरियड में अगर शोरूम बंद है तो कोई प्रॉफिट हो रहा है आपका? नो सर। नहीं। अब शॉप बंद है, लाइट वगैरह बंद है, कोई सेल्समैन को नहीं रखा हमने, तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट कोई एक्सपेंस भी तो नहीं हो रहा है उसके अगेंस्ट में। हाँ सर, कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर किसी का रेंटेड शोरूम है और उसको बोल दिया गया कि भाई लॉकडाउन है, जो भी है बंद है, चालू है, आपका रेंट देना पड़ेगा, आपको 8,000 रुपया रेंट है, तो उसको तो देना पड़ेगा। तो उसका तो प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, बट उसका इनकम जीरो नहीं है, उसका नेगेटिव में चला गया इनकम। नहीं, सारे लोग अच्छे से समझो, यस नेगेटिव में नहीं चला गया। 8,000 रुपया करके बिना इनकम का एक्सपेंस हो जा रहा है 8,000। तो ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो क्या करोगे? तो यहाँ पे आपने बोला इंसर्ट, इंसर्ट में जाकर के विन लॉस वाला सिचुएशन ले लिया। अब डेटा को ले लिया आपने, तो डेटा को लेने के बाद जब आपने सेलेक्ट किया ना, तो स्टेट इस तरह का कॉलम आ जाएगा। कॉलम आ तो गया इस तरह का, बट कुछ तो समझ में नहीं आ रहा हमें क्या हो रहा है। तो बोला है कि अगर आपका फिगर माइनस में चला गया तो क्या होगा। तो अगर यहाँ पे माइनस आप, अगर इसको आप -6,000 देते हो तब क्या होगा? देखो वो माइनस में चला गया, नेगेटिव में चला गया वो।
देख रहे हो, वो नेगेटिव में चला गया। हाँ हाँ सर। सर। तो Red. अगर ऐसा कहीं पे होता है कि आपका नेगेटिव में चला गया है सेल्स, तो उसको वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे लेकर चला जाता है। ये है विन लॉस का सिचुएशन। अच्छा होल्ड करो, मेरी डॉटर आ गई है, डॉटर अब पढ़ाएगी आप लोग को, वेट करो थोड़ा सा। आ रहे ओके सर। सर बात करवाइए सर। आप ऑफिस का काम कीजिएगा तो पापा क्या करेंगे? बनाना होगा। हाँ हेलो। यस सर। तो विन लॉस का सिचुएशन समझ में आ गया। तो क्विक एनालिसिस से ना स्पार्कलाइन उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, इसी के लिए मैंने अलग से आप लोग को स्पार्कलाइन दिखा दिया कि स्पार्कलाइन क्या है और कैसे समझाया जाता है। ठीक है, यस सर। चलो तो ये मैंने स्पार्कलाइन दिखाया और सबसे लास्ट में हमारा हो जाता है चार्ट। चार्ट को इसलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा क्योंकि चार्ट मैंने आप लोग को पूरी एक्सप्लेन कर दिया है। चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और कुछ नहीं है, तो जस्ट मैं इंसर्ट करूंगा चार्ट और हो जाएगा। तो क्विक एनालिसिस में जाने के बाद मैंने चार्ट सेलेक्ट किया। अब आइदर इसमें आप कॉलम चार्ट बनाइए या फिर आप बार चार्ट बनाइए, एरिया चार्ट बनाइए। तो आप यहाँ पे जस्ट चार्ट में क्लिक करते हो, चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। और बाकी एक्सेस वगैरह जो भी है वो आप लोग को पता है, तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग जानते हो। तो ये हो गया हमारा क्विक एनालिसिस और स्पार्कलाइन। ये 2 पॉइंट क्लियर है, क्विक एनालिसिस और स्पार्कलाइन। यस सर। हाँ सर। सब समय यूज में नहीं आता है, बट अगर क्विक एंड फास्ट में आपके पास समय नहीं है और जल्दी में कुछ रिपोर्ट वगैरह बनाना है ना, तो ये क्विक एनालिसिस का हेल्प ले सकते हो। चलो ये हो गया क्विक एनालिसिस। अब हम लोग आ जाते हैं हमारा और 2-3 छोटा टॉपिक की तरफ। तो उसके लिए मैंने डेटा बना कर रखा है, आप लोग को जस्ट काम है कि डेटा को आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो तो हो जाएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो तो हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे मैंने डेटा बनाया। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्विक एनालिसिस और स्पार्कलाइन कंप्लीट करवा दिया है। अब आप लोग का बच गया एरे फंक्शन, इज ब्लैंक फंक्शन और इफ एरर फंक्शन। तो ये आप लोग का कुछ छोटा फंक्शन है जो कभी यूज में आ भी सकता है अगर वैसा कुछ कैलकुलेशन हो तो। चलो अब एरे फंक्शन के लिए हमने यहाँ पे एक डेटा बनाया है, दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर। हाँ। क्या समझ में आ रहा है वो डेटा से? सर सेल्समैन है कोई चीज का सर, 34 क्वांटिटी बेचा हाँ है और उसका पर रेट है 4000। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सेल्समैन ने कितना क्वांटिटी सेल किया है और कितना रेट करके सेल किया है, ये गिवन है। कौन से सेल्समैन ने कितना क्वांटिटी सेल्स किया है, कितना रेट का सेल्स किया है, ये गिवन है। अब आपको यहाँ पे जानना है कि टोटल कितने अमाउंट का सेल्स हुआ है, टोटल कितने अमाउंट का सेल्स हुआ है। कैसे जानोगे? टोटल कितने अमाउंट का सेल्स हुआ है कैसे जानोगे आप? क्वांटिटी इंटू रेट सम अप कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टोटल कितने अमाउंट का सेल्स हुआ है वो जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो आपको इंडिविजुअल सेल्समैन का सेल्स निकालना पड़ेगा। देवजीत का कितना अमाउंट का सेल्स हुआ है, समीर का, क्योंकि इंडिविजुअल सेल्स तो है नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू रेट। तो ये जो क्वांटिटी इनटू रेट हमने किया यहाँ पे, इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू रेट। तो ये इसे क्या बोलते हैं? इसे तो हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। तो ये हमारा आ गया देवजीत का 1,36,000। जब मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो हर एक का इंडिविजुअल सेल्स फिगर आ गया।
हर एक का इंडिविजुअल सेल्स फिगर आ गया। अब अगर हम इसे सम करते हैं तो सम करने के बाद हम जब यहाँ पे टोटल सम करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि हमने टोटल कितने का सेल किया है, 18,22,000 का। यही तो फिगर मांग रहे एक्चुअल मैनेजमेंट कि टोटल कितने का सेल्स हुआ है। बट ये टोटल कितना अमाउंट का सेल्स हुआ है ये जानने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ा, सबसे पहले आप लोग को इंडिविजुअल सेल्स जानना पड़ा। देवजीत ने कितने का सेल्स किया है, समीर ने कितने का सेल्स किया है, ये सारा चीज निकालना पड़ा आपको। क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि इंडिविजुअल सेल्स को जाने बिना, इंडिविजुअल सेल्स को जाने बिना हम टोटल सेल्स को निकाल पाए? कैसा हो पाएगा? यस सर, हो पाएगा। कैसे कैसे हो पाएगा? सर वो जो हम लोग सीखे थे फॉर्मूला वाला टोटल सेल वाले। कौन वाला फॉर्मूला वाला? बोलिए तो, नाम सुनाइए हमको। सर सेल रेफरेंस में सीखे थे ना सर? सेल रेफरेंस में नहीं, ऐसा कोई नहीं मिक्स सीखे थे सेल। सेल रेफरेंस। नहीं नहीं, सर वो वो तो जो हमारा जो था ना वो तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा हम लोग को। हाँ 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 हाँ। कॉल रेट इंटू कॉल रेट, नंबर ऑफ कॉल तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा था यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग को वही हाँ नहीं करना सर। है, हम लोग को डायरेक्टली सोच रहा है। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बोले इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द क्वांटिटी रेंज, क्वांटिटी का मैंने पूरा रेंज को सेलेक्ट किया। क्वांटिटी का रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन दिया, और मल्टीप्लिकेशन साइन के बाद मैंने रेट का सेल ले लिया। पहले समझो नॉर्मल, तो मैंने क्वांटिटी को लिया, कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद मैंने बोला रेट। तो इंटर करने पे हमें एक रिजल्ट आया। क्या पहले जो रिजल्ट आया था और अभी जो रिजल्ट है सेम है? नहीं, नहीं सर। 18,22,000। ये क्या किया पता है, सारा क्वांटिटी जो है उसका टोटल किया और सारा रेट जो है उसका टोटल किया। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कि तो अब क्या किया मैंने पता है, हमें क्वांटिटी इनटू रेट उसका सम चाहिए। मैंने क्वांटिटी का रेंज ले लिया और मल्टीप्लिकेशन साइन दे करके मैंने रेट को ले लिया। बट सम में क्या हम लोग ऐसा मिडिल में मल्टीप्लिकेशन साइन लगा सकते हैं? अब देखो इंटर कर रहे हैं, तो इंटर करने पे क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आया? एरर सर। फिर एरर आ गया। तो अगर हम इस तरह से क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट करते हैं सम में तो नहीं लेगा वो। बट अगर इसी को हम एरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं ना तो हो जाएगा। अब देखो एरे फंक्शन यहाँ पे आप लोग के सिलेबस में जब दिया है, बट इसका सिर्फ नाम आपको समझ में आएगा, इसका यूज समझ में आएगा, इसका इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज आपको एडवांस एक्सेल में सिखाया गया है। यहाँ पे जस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज दिया गया है क्या है। तो इसी के लिए यहाँ पे आप लोग को सिर्फ इसका नॉर्मल नॉलेज समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे इसे एरे फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। एरे फंक्शन के लिए कोई फंक्शन यूज नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखो अभी कितना अच्छे से आएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, वाह हो गया आंसर। देखा? मतलब सबको सेलेक्ट करके लिख कर फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हाँ। अब क्या है ना, एरे फंक्शन क्या करता है, एक एक एरे वाइज प्रोडक्ट कर लेता है, और सम फंक्शन तो आपने लगाया उसका सम भी हो जाता है। एक ही साथ में सम और प्रोडक्ट दोनों हो पाता है विद द हेल्प ऑफ एरे फंक्शन। एक एक रेंज का कर सकता हूं। फिर से देखो, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, पहले मैंने क्वांटिटी का रेंज लिया, क्वांटिटी का रेंज लेने के बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन दे करके रेट का रेंज ले लिया। अब मैं अगर नॉर्मल इंटर करता हूं तो आंसर नहीं आएगा। अब मैं अगर नॉर्मल इंटर करता हूं तो आंसर नहीं आएगा। बट अगर उसके जगह मैं कंट्रोल शिफ्ट इंटर करता हूं तो देखो आंसर आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट इंटर का मतलब होता है कि हम लोग हमारा नॉर्मल फंक्शन को एरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और ऊपर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला भी चेंज हो गया, एक सेकंड ब्रैकेट का यूज आ गया यहाँ पे। हाँ सर। ये हमारा एरे फंक्शन है। इससे ज्यादा और यस जानने की सर। जरूरत नहीं है, और इससे ज्यादा कुछ यूज भी नहीं आएगा आप लोग का। चलो नेक्स्ट फंक्शन में हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट फंक्शन है आप लोग का इंफॉर्मेशन फंक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे इज ब्लैंक फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये इज ब्लैंक फंक्शन क्या है और उसका यूज क्या है समझो। देखो यहाँ पे आप लोग का ये कुछ डेटा है, जैसे कि आप लोग जितना भी सेल करते हो या उसका जो भी पेमेंट आता है ना, उस सारा पेमेंट वगैरह को आप लोग एक्सेल पे नोट डाउन कर लेते हो। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि बिल नंबर 1 SAL/01, उसका 3000 का पेमेंट मिला। कब मिला? 1/6/2020 पे। सेकंड सेल है हमारा 4/6/2020 का पेमेंट मिला हमें 6000 रुपया। बट फोर्थ नंबर सेल का देख रहे हो ब्लैंक है वहां पे। फोर्थ नंबर सेल देख रहे हो ब्लैंक है वहां पे, क्योंकि इसका पेमेंट अब तक नहीं आया है। तो जिसका yes, sir. पेमेंट जिस डेट में आया है वो डेट आपने लिख करके उसका पेमेंट अमाउंट लिख दिया कि कौन सा डेट का पेमेंट कितने अमाउंट का मिला वो लिख दिया। बट जिसका पेमेंट नहीं मिला है उसके लिए आपने क्या किया? पेमेंट सेल को ब्लैंक रख करके पेमेंट कैंसिल कर ब्लैंक रखा आपने। अब ये सारा सेल्स का पेमेंट रिसीव करने के बाद ना कुछ मिस्टेक हुआ, आपका अमाउंट टैली नहीं कर रहा है या फिर कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे जानना है ना कि ये जो हमारा 1/6/2020 है ये कौन सा डे है? मंडे है, ट्यूसडे है, फ्राइडे है, कौन सा डे है ये हमको जानना है। कैसे जानेंगे? कोई डेट का हम जानना है, मंडे है, ट्यूसडे है, ये मैंने आप लोग को बताया था आगे। किसको याद है बताओ कैसे जानेंगे? किसको याद है? याद है किसी को? न सब भूल गए? याद है मैंने बताया था TEXT टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन के बाद डेट को मैंने सेलेक्ट किया, डेट को सेलेक्ट करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने DD रखा, तो डेट बता देगा मंडे है, वेडनेसडे है, फ्राइडे है। देखो तो बता तो दे सर, मेरे को याद नहीं अब बताए थे कि नहीं। बहुत पिटाई लगाएंगे एकदम सच में बिगनिंग सर, में। हम एकदम बिगनिंग में जब मैंने एक्सेल बताया में था सर। डे मंथ ईयर, हाँ डे मंथ ईयर वीक डे ये सारा चीज बताया था ना मैंने डेट रिलेटेड फंक्शन में। देखोगे वहां पे होगा। तो जब मैंने इंटर किया ना तो ये सारा डेट का कौन सा डे है आ जाएगा। तो अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक है ना तो आप मैच कर सकते हो कि ये कौन से दिन में पेमेंट आया था, कौन सा चेक का आया था, ये सारा डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। तो ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे। बट इसमें एक एरर भी आ गया, देखो तो क्या एरर आया आपका? सर इसमें तो एक जगह डेट है ही नहीं ना। हाँ वही तो एरर है, वो एक जगह डेट है नहीं। तो 4 उसका फिर नंबर डे सेल्स का कैसे आ तो गया? पेमेंट नहीं मिला, तो वो तो पेमेंट नहीं मिला तो उसका तो डे नहीं आना चाहिए था, फिर क्यों आया? तो ये एक तरह का एरर हो गया, ये एक तरह का एरर हो गया। ओ अब देखो मैं कैसे किसी डेट का डे निकालना चाहता हूं या मंथ निकालता हूं, ये देख लो, इसको याद करो। इक्वल्स टू TEXT टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, पहले बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए डेट, तो मैंने डेट लिया, फिर कॉमा देख करके अगर डे चाहिए तो DD, मंथ चाहिए तो MMMY चाहिए तो ईयर, तो मैंने DD ले लिया, तो वो हमें डेट बताएगा। अब जब इंटर किया तो हमें बता दिया मंडे, तो मंडे बताया, ठीक है भाई मंडे बताया, उसके बाद बाकी सारे डेट का भी वो डे बता दिया कौन सा है। बट 4 नंबर सेल्स का तो पेमेंट अभी आया ही नहीं है, बट उसका बता रहा सैटरडे, जबकि वहां पे तो डे नहीं आना चाहिए था। डे आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था, वो ब्लैंक होना चाहिए नहीं, था। बट अगर हम ब्लैंक सेल में टेक्स्ट फंक्शन लगाते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट वो सैटरडे दे देता है। बट ये तो एक तरह का एरर हो गया, तो मैं बोल रहा हूं कि ये एरर हमें नहीं चाहिए। अगर पेमेंट डेट ब्लैंक है तो डे ऑफ द वीक भी ब्लैंक होना चाहिए। अगर पेमेंट डेट गिवन नहीं है तो डे ऑफ द वीक भी जो है ना वो हमारा खाली होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। तो चलो कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए ना और कुछ फंक्शन का भी हेल्प लेंगे। इफ फंक्शन हम लोगों ने सीखा है ना, इफ लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो हाँ हम सर। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा H20 सेल
अगर हमारा H20 सेल ब्लैंक है तो J20 सेल भी ब्लैंक होना चाहिए। H20 सेल ब्लैंक है, इसका क्या मतलब आता है कि H20 सेल में हमारा पेमेंट डेट नहीं है, तो अगर डेट नहीं है तो डे भी ब्लैंक होना चाहिए। तो देखो हम क्या करें, यहाँ पे पहले देख लो, इफ कंडीशन लगाया मैंने। इफ कंडीशन लगाने के बाद अब हमें जानना है कि H20 सेल हमारा ब्लैंक है या नहीं। H20 सेल हमारा ब्लैंक है या नहीं, तो H20 सेल ब्लैंक है या नहीं ये कैसे जानेंगे? तो इफ का लॉजिकल टेस्ट में ना हम एक और फंक्शन लगाएंगे। क्या फंक्शन लगाएंगे? इज ब्लैंक। इज ब्लैंक फंक्शन लगा दिया मैंने। इज ब्लैंक फंक्शन लगा करके डेट को ले लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, कॉमा। तो ये जो मैंने इज ब्लैंक डेट ले लिया, ये हमें बताएगा कि ये हमारा H20 सेल जो है ये ब्लैंक है या नहीं। तो अगर H20 सेल ब्लैंक होता है, मतलब कि पेमेंट डेट ब्लैंक होता है, तो डे ऑफ द वीक क्या होना चाहिए? डे ऑफ द वीक भी ब्लैंक होना चाहिए। तो हम लोग ट्रू वैल्यू में क्या देंगे पता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसे हम लोग बोलते हैं ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल ऐसे देते हैं, फिर कॉमा दिया मैंने। अब आता है कि अगर हमारा ये डेट गिवन है, ब्लैंक सेल है तो ब्लैंक आ जाएगा, बट अगर डेट है तो हमको तो उसका डे चाहिए। तो डे जानने के लिए क्या देंगे? हम लोग को टेक्स्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो फॉल्स वैल्यू में जाके टेक्स्ट फंक्शन लगाया मैंने, कॉमा देकर मैंने बोला डी। तो देखो एक सॉल्यूशन करने के लिए हमने यहाँ पे 3 फंक्शन का यूज किया। इफ फंक्शन का यूज किया, इस ब्लैंक का यूज किया और टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया। अब देखो तो क्या होता है। अब एरर आया? नो सर, अब नहीं आया। नहीं आया। बट ये एरर नहीं आने के लिए हमें कितना है ये लेना पड़ा, हमें पहले लगाना पड़ा इफ फंक्शन। इफ फंक्शन लगाकर हमने क्या बोला कि अगर पेमेंट डेट ब्लैंक होता है तो डे ऑफ द वीक भी ब्लैंक होगा। तो पेमेंट डेट ब्लैंक होता है ये कैसे जानेंगे? तो पेमेंट डेट ब्लैंक जानने के लिए मैंने इस ब्लैंक फंक्शन लगाया, फिर कॉमा देकर मैंने बोला ट्रू वैल्यू। अगर वो ब्लैंक होता है तो हमारा डे ऑफ द वीक भी ब्लैंक होगा। तो ब्लैंक सेल के लिए क्या मैंने बताया? डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो वो मैंने बता दिया। बट अगर पेमेंट डेट ब्लैंक नहीं होता है तो हमें उसका डे ऑफ द वीक चाहिए। तो डे ऑफ द वीक निकालने के लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन लगाया। तो टेक्स्ट फंक्शन लगाकर हमने किया, तो ये हमने किया यहाँ पे। तो देखो ये फॉर्मूला कॉपी करना है, कॉपी कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। तो कभी कभी इस तरह का भी फॉर्मूला ना यूज में आ जाता है हमारा, तो ऐसा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आज का लास्ट फंक्शन, बहुत इजी फंक्शन है, देख लो। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज बोला है कि हमारा यहाँ पे कुछ अमाउंट गिवन है और कितना क्वांटिटी गिवन है, बट एक क्वांटिटी का कितना प्राइस है नहीं है। हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि 30 पीस का प्राइस हो रहा है 4500। 30 पीस का प्राइस हो रहा है हमारा 4500। तो एक पीस का प्राइस कितना हो रहा, कैसे निकालेंगे भाई? एक पीस का प्राइस कितना हो रहा? अगर 30 का प्राइस हो रहा 4500, तो एक का प्राइस कितना हो रहा, कैसे निकालेंगे? 4500 divided by 30. सिंपल है, अमाउंट, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। हम लोग जो स्टॉक वगैरह मेंटेन करने के लिए करते हैं, एवरेज कॉस्टिंग, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो एक का प्राइस आ गया। अब ड्रैग करेंगे तो सबका रेट आ जाएगा। सबका रेट आ गया, बट उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी आया। क्या प्रॉब्लम आया भाई? पॉइंट वाइज एक प्रॉब्लम क्या एरर आ है? गया। एरर आ गया। ये एरर क्यों आया भाई? ये एरर क्यों आया? क्योंकि सर जीरो है। उसमें जीरो था। जीरो है। क्वांटिटी जीरो क्यों है पता है? ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा जो है ना, एक्चुअल में इसका, ये प्रोडक्ट का ना हमारा जो प्रोडक्ट ये है वो लॉस हो गया। बारिश आया, बारिश में पूरा माल खराब हो गया। तो अमाउंट तो हमारा 1200 चला गया, बट क्वांटिटी तो अब हमारा सारा लॉस्ट हो गया ना, तो जीरो हो गया। तो ये एक एरर आ गया। फिर से करते हैं हम लोग। हम यहाँ पे बोले कि सारा
जो अमाउंट है गिवन है और कितना क्वांटिटी गिवन है, हर एक का रेट जानना है। तो मैंने क्या बोला, इक्वल्स टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो वो आ गया। अब जब मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो सबका रेट बता दिया, बट उसके साथ साथ एक का एरर भी आ गया। तो आइदर अमाउंट या क्वांटिटी, आइदर अमाउंट या क्वांटिटी, अगर दोनों में कुछ हमारा जीरो होता है, ब्लैंक होता है, तो इस तरह का एरर आएगा। तो अब मैं चाहता हूं ना कि ये एरर को रेक्टिफाई नहीं करना है, मुझे एरर को करेक्ट नहीं करना है। एरर को करेक्ट करने का मतलब तो ये होगा कि आप उसका क्वांटिटी मेंशन करो ना, आप उसका क्वांटिटी मेंशन करोगे तो एरर मिस्टेक ठीक हो जाएगा। बट वो आपको एरर को रेक्टिफाई नहीं करने बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मिडिल में, हमारा डेटा के मिडिल में ना एक एरर दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इसके जगह जीरो दिखेगा ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर कहीं पे एरर आता है तो हम उसको एरर नहीं देख करके हम उसके जगह जीरो देखना चाहते हैं। तो कैसे होगा भाई? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे इफ एरर फंक्शन। इफ एरर एरर फंक्शन। तो इफ एरर जो हमने यहाँ पे लगाया, तो इफ एरर फंक्शन लगाने के बाद क्या हुआ, पहले वो मांग रहा है वैल्यू, फिर मांग रहा है वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू में हम लोग क्या दे देंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो वैल्यू में हम लोग दे देंगे अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो जब हम लोग अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो उसका रेट आ जाएगा, वो हो जाएगा उसका वैल्यू। बट अगर कहीं पे वैल्यू के जगह एरर आ गया तो एरर को हम लोग, एरर के बदले में क्या देखना चाहते हैं, वैल्यू इफ एरर। एरर जीरो। के बदले में क्या देखना चाहते हैं, जीरो। तो वैल्यू इफ एरर में आप दे दो जीरो, तो वो उसका एरर नहीं दिखाएगा, एरर के बदले में जीरो दिखाएगा। अब देखो तो हमने Yes, वो sir. एरर को जीरो रेक्टिफाई दिखा नहीं रहा है। किया, एरर को रेक्टिफाई नहीं किया, एरर को हमने जीरो से रिप्लेस कर दिया। फिर से देखो, तो हमने यहाँ पे जाकर बोला इक्वल्स टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले वो मांगता है वैल्यू, तो वैल्यू में जाके दे दिया मैंने अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, कॉमा। अब अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करने में अगर वैल्यू आ जाता तो ओके, बट अगर उसके जगह एरर आ जाता है तो एरर की जगह मैं देखना चाहता हूँ जीरो, तो जीरो दे दिया मैंने, तो जीरो आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एरर की जगह ब्लैंक सेल देखना चाहता हूँ, एरर नहीं देखना चाहता हूँ, उसकी जगह ब्लैंक देखना चाहता हूँ, हो पाएगा? यस अभी अभी मैंने बताया आप लोग को, इक्वल्स टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो ये हो गया अमाउंट वैल्यू, कॉमा वैल्यू इफ एरर। अगर उसमें एरर आ जाता है उसको उसके ब्लैंक सेल देखना है, तो ब्लैंक सेल के लिए मैंने क्या बनाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। सर। तो अब अगर एरर आता है तो एरर नहीं दिखा करके वो क्या दिखाएगा, ब्लैंक सेल दिखाएगा। देखो, हाँ सर। तो कहीं पे बड़ा बड़ा रिपोर्ट में अगर इस तरह का एरर आता है ना, तो हम लोग उसके जगह ये ब्लैंक सेल ला सकते हैं। अब मैं बोला हूं एरर की जगह क्या एनए दिखा सकता है, नॉट एप्लीकेबल। तो मैंने फिर से बोला इफ एरर, इफ एरर करने के बाद मैंने क्या क्या हो सकता है दिखाया, क्वांटिटी डिवाइड अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, कॉमा। अब उसकी जगह एनए देखना चाहता हूं तो मैंने लिखा एनए, बट एनए टेक्स्ट है तो हमने उसे कोटेशन पे रखा, एनए क्योंकि टेक्स्ट है तो हमने उसे कोटेशन पे रखा। तो देख लो, तो एक ही चीज को मैंने तीन तरह से यूटिलाइज करके दिखाया इफ एरर फंक्शन को, देख लो सारे, समझ में आई यस बात? सर। हाँ, तो ये हमारा इफ एरर फंक्शन का यूज है। तो ये रहा आज का टॉपिक आप लोग का जो मैंने सिखाया, छोटा छोटा कुछ टॉपिक था हमारा, तो बट दिखा दिया मैंने। अब इसके बाद नेक्स्ट डे हो सकता है आप लोग का लास्ट क्लास हो या फिर और एक क्लास एक्सटेंड हो सकता है। तो ये मैंने आप लोग को दिखाया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है कुंदन, ले लो, एरे फंक्शन ले लो, इफ एरर इज ब्लैंक ले लो, हो गया सर। ये ले लो, इफ एरर ले लो, चलो गुड।
और कुछ पूछना है किसी को? सर मेरा कोई कुछ स्क्रीनशॉट पूछ रहे थे? हाँ, आपका स्क्रीनशॉट नहीं, आपका कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट। आपका स्क्रीनशॉट तो आप लोग सेल्फी लेते हो ही जाता है। चलो, कंप्यूटर ओपन कर लिया? हाँ सर ओपन कर लिया। प्रिंट स्क्रीन बोल का की दिख रहा है, हाँ उसमें एक बार प्रेस करो। किया सर। अब वर्ड ओपन करो, वर्ड ओपन करो। वर्ड ओपन कर लो। हाँ सर किया। हाँ वर्ड ओपन करने के बाद उसे पेस्ट करना है, तो कैसे पेस्ट करोगे? कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, वर्ड में कर्सर रख के कंट्रोल वी, देखो पेस्ट हुआ। हाँ सर हो गया। तो मैंने तो वर्ड में सिखाया आप लोग को, भूल गए सब? स्क्रीनशॉट नहीं सर वो वर्ड वाला आता है, वो वर्ड वाला की थी पर वो क्या होता है ना और ये स्क्रीनशॉट वाला, स्क्रीन लेना था, वो प्रिंट स्क्रीन हाँ वाला अब हो नहीं गया, पता कर ठीक है, रहा था। हाँ सर। अब ये हो गया। चलो हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर। और कोई कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चन? तो श्वेता को आपकी डॉटर से बात करना बोल रही थी। सर श्वेता को? हाँ बोलिए। सर मेरा एक्सेल 7 में स्लाइसर नहीं आ रहा है सर, तो छोड़ दे उसको। स्लाइजर है नहीं तो आएगा कहाँ से? स्लाइजर नहीं है उसमें, छोड़ दो। सर जो नहीं है उसको लिख के रख रहे हैं। वही 2-3 चीज नहीं है, जैसा फ्लैश फिल नहीं होगा, स्लाइजर नहीं होगा, मुझे याद है क्या क्या, तो प्रैक्टिस कर लोग ऐसे। हाँ सर ओके सर। चलो ठीक ठीक है, ठीक है, चलो बाय। बाय सर।